कैसे हैं आप सब। मैं अनुज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों हमारे YouTube चैनल पॉलिटेक स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि हमने न्यूमेरिकल्स को कवर किया था दोस्तों। सिस्टम ऑफ फोर्सेस जो हमारा चैप्टर था ना दोस्तों, उसके न्यूमेरिकल्स को हमने कवर किया था। आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आया हूँ एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है दोस्तों मूवमेंट एंड कपल। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को बिना देर किए हुए। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं सबसे पहले मूवमेंट। जैसा कि इस चैप्टर का नाम ही है मूवमेंट एंड कपल। तो दोस्तों मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट जिसको हम लोग हिंदी में आघूर्ण कहते हैं। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं डेफिनेशन के थ्रू मूवमेंट क्या होता है और समझते हैं उसको। इफ द फोर्स हैज अ टेंडेंसी टू मूव अ बॉडी अबाउट एनी पॉइंट, किसी बॉडी को किसी पॉइंट के अलोंग अगर कोई फोर्स मूव करा रहा है दोस्तों, तो उसके जो इफेक्ट है ना, ये फोर्स का जो इस इफेक्ट को जो मूवमेंट करा पा रहा है उस इफेक्ट को हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं? मूवमेंट बोलते हैं कहीं ना कहीं। या अगर इसको मैथमेटिकली हम समझना चाहें तो मूवमेंट इज नथिंग बट मूवमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब भी किसी फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से दोस्तों मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो वो हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? मूवमेंट। अच्छा, लोगों को कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है दोस्तों मूवमेंट और मूवमेंट ऑफ फोर्स। दोस्तों मूवमेंट को हम लोग आघूर्ण कहते हैं सिंपली, जिसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन जब हम बल आघूर्ण की बात करते हैं, मूवमेंट ऑफ द फोर्स, तो मूवमेंट ऑफ द फोर्स की जब हम बात करते हैं ना दोस्तों, तो ये हमारा जो फॉर्मूला होता है ना, देखिए मैथमेटिकली तो दोनों सेम ही होते हैं। जैसे कि डेफिनेशन से निकल के क्या आ रहा है, मूवमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दोस्तों फोर्स मूवमेंट और मूवमेंट ऑफ फोर्स होते तो दोनों सेम ही है मैथमेटिकली, बट दोस्तों इन दोनों इफेक्ट में बहुत बड़ा अंतर होता है। जरूरी नहीं है कि हमारा जो मूवमेंट है वो रोटेशनल मोशन को प्रोड्यूस ही करे, लेकिन जब हम मूवमेंट ऑफ फोर्स की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो जब हम मूवमेंट ऑफ फोर्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम रोटेशनल मोशन की भी बात करते हैं। तो जो मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है दोस्तों, वो एबिलिटी ऑफ द फोर्स होती है हमारी टू रोटेट अ बॉडी टू प्रोड्यूस अ रोटेशनल मोशन। जैसे कि दोस्तों आइए मैं डिफाइन करता हूं आपको। आइए दोस्तों देख लेते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स जिसको हम लोग बल आघूर्ण कहते हैं दोस्तों, तो दोस्तों होता क्या है, मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट। फोर्स का मूवमेंट लेना मतलब बल का आघूर्ण लेना। किसी बॉडी पे कोई फोर्स लग रहा है किसी पॉइंट पे, उसका आघूर्ण लेना किसी पॉइंट के अलोंग, ये कहलाता है हमारा दोस्तों बल आघूर्ण। समझ रहे हो दोस्तों क्या होता है? मान लीजिए ये कोई पॉइंट है दोस्तों, इस पॉइंट के परितः हमको आघूर्ण लेना है इस लग रहे बल का। ये फोर्स F लग रहा है, ये AB इसकी लाइन ऑफ एक्शन है दोस्तों, इस लाइन ऑफ एक्शन के अलावा ये फोर्स F लग रहा है दोस्तों। तो इस बल का इस पॉइंट के परितः आघूर्ण लेना ही कहलाता है मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट P। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मूवमेंट ऑफ फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी दोस्तों? ये जो x है हमारी लाइन ऑफ एक्शन, ये रही इसकी फोर्स की, इस लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट की, जिस पॉइंट के अलावा हमको मूवमेंट निकालना है, तो ये दोस्तों हमारा कहलाता है मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो दोस्तों आप लोगों को अंतर समझ में आ ही गया होगा कि क्या डिफरेंस है मूवमेंट में और मूवमेंट ऑफ फोर्स में। दोस्तों मूवमेंट हमारा सिंपली क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बट हमारा जो मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है ना, तो उस लग रहे फोर्स को किसी पॉइंट के अलोंग लिया गया जो मूवमेंट होगा ना, वो मूवमेंट ऑफ फोर्स कहलाता है दोस्तों। जैसे कि इसको हम लोग मूवमेंट ऑफ फोर्स को जनरली हम लोग टॉर्क भी बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम टॉर्क भी है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क सेम ही चीज है, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स, और जैसे कि इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टाउ इज इक्वल टू F इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो F हमारा फोर्स हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोस्तों x है। और अगर इसी को अगर हमें वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है दोस्तों, तो वेक्टर फॉर्म में इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है R क्रॉस F। दोस्तों ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस और हमारे लग रहे फोर्स का। जैसे कि दोस्तों फॉर्मूला आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, तो आइए एक बार इसकी यूनिट देख लेते हैं। तो इसकी यूनिट होती है कहीं ना कहीं दोस्तों SI नहीं, बट इसकी यूनिट सिंपल यूनिट ही हम लोग कह सकते हैं। इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों? फोर्स की यूनिट हमारी दोस्तों होती है न्यूटन,
और ये हमारी परपेंडिकुलर एक डिस्टेंस है जिसकी यूनिट या तो दोस्तों मीटर होगी या एमएम होगी, तो यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन मीटर और न्यूटन एमएम। दोस्तों डायमेंशन क्या हो जाएगी ml² t-2। डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। फोर्स की डायमेंशन जैसा कि मैं आपको बता दूं, फोर्स होता है हमारा mlt-2 और हमारी जो डिस्टेंस होती है वो तो सिंपली l से ही हो जाती है। अब इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों यहाँ से क्या आ जाएगी, टाउ इज इक्वल टू आ जाएगी ml² t-2। तो ऐसे करके आप दोस्तों इसके डायमेंशंस को भी निकाल सकते हैं। दोस्तों जैसे कि हमने देखा मोमेंट ऑफ फोर्स और मोमेंट, तो आइए दोस्तों समझ लेते हैं एक छोटे से न्यूमेरिकल के थ्रू कि कैसे हम किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट को निकालते हैं। दोस्तों जैसा कि हमें गिवन है इस क्वेश्चन में, देखिए तो ये फोर्स है जो कि F = 10 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है दोस्तों, ठीक है। किस डायरेक्शन में लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और हमें ये पॉइंट्स दिए हुए हैं दोस्तों, और हमसे कहा है क्वेश्चन में फाइंड द मोमेंट ऑफ F1 फोर्स अबाउट B एंड C। ये C पॉइंट रहा दोस्तों हमारा और ये B पॉइंट रहा है। इन दोनों पॉइंट के अबाउट हमें मोमेंट निकालना है F1 फोर्स का। तो आइए दोस्तों, ये फोर्स है दोस्तों, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऐसे इसके पीछे गई होगी दोस्तों। इसको अगर हम बढ़ा लेते हैं दोस्तों, चलिए एक एक करके पहले एक बार पॉइंट C के अराउंड निकालते हैं। तो मूवमेंट अबाउट C, ठीक है ना दोस्तों। C पॉइंट के अराउंड अगर हम मूवमेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, C पॉइंट के अराउंड मूवमेंट निकालेंगे अगर, मूवमेंट अबाउट पॉइंट C। दोस्तों मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला है mc से इसको डिनोट कर दिया हमने। मैंने क्या बताया था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स दोस्तों हमारा F लग रहा है जिसकी वैल्यू 10 न्यूटन गिवन है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है दोस्तों, जिस पॉइंट पे हमको फोर्स निकालना होता है लाइन ऑफ एक्शन से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये है इसकी लाइन ऑफ एक्शन, और ये हो जाएगी दोस्तों इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसकी वैल्यू ऊपर हमें कितनी गिवन है, टोटल 2 मीटर दोस्तों। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 मीटर। वैल्यू रख देते हैं, F की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 10 × 2 बराबर 20 न्यूटन मीटर। तो मोमेंट ऑफ अबाउट पॉइंट C दोस्तों हमारा आ गया 20 न्यूटन मीटर। दोस्तों ये तो इसका मैग्नीट्यूड रहा। अब मोमेंट भी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है जैसा कि, तो आइए इसकी डायरेक्शन भी देख लेते हैं। तो दोस्तों डायरेक्शन जो हम फाइंड करते हैं ना मोमेंट की, वो हम लोग किस रूल का यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल का यूज करके दोस्तों हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं कि मोमेंट हमारा क्लॉकवाइज लग रहा है या एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। तो आइए दोस्तों लगाते हैं C पॉइंट पे। दोस्तों C पॉइंट पे अगर हम रखते हैं तो जो पॉइंट हमारा हिंज होता है ना दोस्तों, उस पॉइंट पे हमेशा हम आपको रखते हैं और ऐसे, ठीक है, और जिधर की ओर फोर्स लग रहा होता है उस तरफ हम लोग मूवमेंट करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं इस पॉइंट पे रखता हूं ऐसे C पॉइंट पे, और फोर्स दोस्तों हमारा किस डायरेक्शन में लग रहा है, ऊपर। अगर यहीं पे नीचे लग रहा होता दोस्तों तो मैं ऐसे रखता और नीचे की ओर करता, बट यहाँ पे फोर्स ऊपर लग रहा है। तो दोस्तों ये कैसा है, फोर्स का जो डायरेक्शन है वो कैसा है, ये एंटी क्लॉकवाइज दोस्तों, है ना। ये दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे डायरेक्शन हो जाएगी इसकी दोस्तों, हम ऐसे इसको डिनोट कर सकते हैं ये। दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, साइन कन्वेंशन। दोस्तों जैसा कि है, जब हम मूवमेंट की बात करते हैं ना दोस्तों, तो साइन कन्वेंशन जो लेते हैं, तो अगर हमारा मूवमेंट जो है, ठीक है, वो क्लॉकवाइज है तो हम लोग क्या लेते हैं, मूवमेंट को निगेटिव लेते हैं, और अगर हमारा मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है दोस्तों तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। आप इसका वाइस वर्सा भी ले सकते हैं, जैसा आप चाहें आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों एक डायरेक्शन में पॉजिटिव, एक डायरेक्शन में निगेटिव ही लेना होता है हमें, वो आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं दोस्तों। दोस्तों एक नोट पॉइंट है, देखिए आइए जान लेते हैं हम। जैसे कि हमने पढ़ा फॉर्मूला टाउ इज इक्वल टू F क्रॉस D होता है दोस्तों। तो जो हमारा टॉर्क होता है या मोमेंट ऑफ फोर्स होता है दोस्तों, तो फोर्स पे तो डिपेंड करता ही है कि कितना अमाउंट ऑफ फोर्स हम लगा रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। बट कितनी डिस्टेंस है हमारी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है दोस्तों, उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई एक बॉडी है, इरेगुलर बॉडी है दोस्तों, इस पे हमने यहाँ इस पॉइंट पे फोर्स लगाया ऐसे, ठीक है, और हमें मोमेंटम निकालना है, मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क। तो इस पॉइंट के अबाउट, ये वो पॉइंट है, इसके अबाउट हमें मूवमेंट लेना है दोस्तों। तो इस पॉइंट के अबाउट जो डिस्टेंस होगी फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस d हमारी, तो टाउ इज इक्वल टू F क्रॉस D
मान लीजिए ये फोर्स जो है इस पॉइंट से डी डिस्टेंस पे ना लग के अगर इसी पॉइंट से होके निकल रहा हो दोस्तों, इसकी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट से होके जा रही है, तो दोस्तों क्या होगा, डी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर डी जीरो हो गया तो टॉर्क क्या हो जाएगा, यानी कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासेस थ्रू पॉइंट ओ से निकल रही लाइन ऑफ फोर्स हमारी, तो टाउ क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो हो जाएगा। तो इससे हम क्या एक चीज क्या समझ सकते हैं दोस्तों, कि जितना ज्यादा हमारा डी होगा दोस्तों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। भाई ये जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा और उतना ही कम फोर्स हमें रिक्वायर्ड होगा किसी बॉडी को मूव कराने के लिए। जैसे कि ये समझ लेते हैं, ये डस्टर है मान लीजिए, इस पॉइंट के अबाउट हमें मूवमेंट निकालना है। इस पॉइंट पे मान लीजिए ये फिक्स है, ये ओ पॉइंट है दोस्तों, ये ओ पॉइंट है मान लीजिए, इस पॉइंट पे ये फिक्स है दोस्तों हमारा। अब इस पॉइंट के अगर हम बहुत नजदीक फोर्स लगाएंगे तो बहुत देखिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है हमें इस बॉडी को मूव कराने में, तो क्योंकि क्या है डी काफी कम है। अब हमने इसके मिडिल पे फोर्स लगाया तो थोड़ा और इजीली घूम गई बॉडी हमारी। अब लेकिन अगर हम इस हिंज सपोर्ट से सबसे एंड पॉइंट पे, सबसे दूर इस डिस्टेंस पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो बहुत ही कम फोर्स पे हम इजीली इसको मूव करा पाएंगे। तो आपने जैसा देखा ना कि जैसा हमने बताया आपकी जितनी ज्यादा डी होगी दोस्तों उतना ही कम हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल डेली यूजेस में आप देखते होंगे अपने दरवाजे जो होते हैं घर के हमारे, तो दोस्तों क्या होते हैं वो एक पॉइंट पे हिंज होते हैं। तो आपको कभी ये सोचा कि जो हैंडल होता है दरवाजे का वो हमेशा एंड पॉइंट पे ही क्यों लगाया जाता है, बीच में क्यों नहीं लगा दिया जाता, या दरवाजा जहाँ पे हिंज होता है वहाँ क्यों नहीं लगाया जाता, क्योंकि उस पॉइंट पे हमें सबसे कम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है दोस्तों दरवाजे को रोटेट करने के लिए, मूव कराने के लिए दोस्तों। तो कहीं ना कहीं मोमेंट का ही बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट ही है वहाँ पे जो लगता है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आइए हम जान लेते हैं इसके बाद में क्या है कि दोस्तों हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मूवमेंट है। तो मूवमेंट को हम लोग जनरली 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। हमारे मूवमेंट जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है टर्निंग मूवमेंट, इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं घुमा हुआ घूर्ण। दूसरा होता है बेंडिंग मूवमेंट और तीसरा होता है ट्विस्टिंग मूवमेंट। बेंडिंग मूवमेंट को हम लोग कहते हैं दोस्तों हिंदी में नमन आघूर्ण कहते हैं, और ट्विस्टिंग मूवमेंट को हम लोग ऐठन या मरोड़ आघूर्ण कहते हैं। दोस्तों आइए इन सबको बारी बारी से एक बार जल्दी जल्दी जान लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। तो जैसे कि हमारा पहला मूवमेंट था टर्निंग मूवमेंट, जिसको हम लोग घुमावा घूर्ण भी कहते हैं। तो दोस्तों क्या होता है घुमावा घूर्ण? दिस मूवमेंट टेंड्स टू रोटेट द बॉडी अबाउट द फल्क्रम और द फिक्स्ड एंड। कहने का मतलब है कि ये जो मूवमेंट होता है ना दोस्तों, ये बॉडी को फिक्स्ड एंड के अक्रॉस या फल्क्रम के अक्रॉस रोटेट करने की प्रक्रिया, मतलब कि जो प्रवृत्ति रखता है दोस्तों हमारा। कहने का मतलब है कि अगर एक स्केल ले लें हम और उसको एक पॉइंट पे हिंज कर दें, या एग्जांपल जैसे ये डस्टर है, ठीक है, डस्टर को इस एक पॉइंट पे हमने फिक्स कर दिया, इधर पे हमने हिंज कर दिया, ठीक है, और ये एंड दोस्तों हमारा फ्री है। अगर हम इस पे फोर्स लगाते हैं मान लीजिए ऐसे, तो ये क्या है ऐसे ऐसे रोटेट करेगा दोस्तों हमारा। तो यही हमारा दोस्तों जो कहलाता है, ये कहलाता है टर्निंग मोमेंट कहलाता है दोस्तों। और सेकंड है हमारा बेंडिंग मोमेंट है हमारा, ठीक है। तो बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है? जब किसी बॉडी को हम लोग वर्टिकली ग्राउंड के अंदर फिक्स कर देते हैं उसके एक एंड को, और दूसरा एंड उसका होता है फ्री। जब उस फ्री एंड पे हम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी रोटेट तो करेगी नहीं, क्योंकि दूसरा एंड उसका ग्राउंड पे अर्थन है, फिक्स्ड है, ठीक है। तो इसलिए क्या करती है बॉडी, रोटेट ना करके क्या होती है, बेंड हो जाती है दोस्तों। तो उसकी वजह से जो मूवमेंट प्रोड्यूस होता है ना बॉडी में, वो क्या कहलाता है दोस्तों? बेंडिंग मूवमेंट कहलाता है हमारा दोस्तों। थर्ड टाइप का मूवमेंट जो है हमारा वो है ट्विस्टिंग मूवमेंट। ये क्या होता है दोस्तों? स्पेशल केस होता है बेंडिंग मूवमेंट का ही। इसमें क्या होता है, हमारे दोनों एंड जो होते हैं, शाफ्ट मान लीजिए, उसके दोनों एंड हमारे क्या होते हैं, फ्री होते हैं। एक एंड पे दोस्तों हम जो फोर्स लगाते हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाते हैं, और एक वो एंड पे लगाते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए ये एक एग्जांपल एज अ मार्कर है एक ये, ठीक है। अब इस मार्कर को अगर हमें ट्विस्ट करना है दोस्तों, तो मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ उसमें, एक एंड पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये डायरेक्शन दोस्तों क्या हो जाएगी, ये क्लॉकवाइज, और दूसरे में लगा रहा हूँ मैं ऐसे कहीं ना कहीं, तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें ट्विस्टिंग आ रही है, ना ही ये बेंड हो रहा है और ना ही ये देखिए टर्न हो रहा है, ठीक है, रोटेट भी नहीं हो रहा, लेकिन क्या आ रही है, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इसमें ट्विस्ट आ रहा है दोस्तों। तो क्या होता है, ऐसे ऐसे करके अंदर ही अंदर मरोड़ इसमें पैदा हो जाती है दोस्तों। इसी मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, ट्विस्टिंग मूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मूवमेंट। ये देख लेते हैं कि इफ फोर्स F इज डिनोटेड बाय द साइड AB ऑफ द ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल है जिसकी साइड AB, ये बेस है दोस्तों हमारा, AB जो है
इससे हम फोर्स F को डिनोट करते हैं, ये F फोर्स को इस AB साइड के थ्रू डिनोट किया गया है। देन ऑन टेकिंग मूवमेंट अबाउट O, तो अगर हम इस O पॉइंट के अलाउंग मूवमेंट लेते हैं दोस्तों, तो ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी और ये हमारा फोर्स है। तो इससे अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोस्तों हमारा मूवमेंट यहाँ से आ जाएगा। तो मूवमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया दोस्तों, ठीक है। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, m इज इक्वल टू फोर्स जो है वो हमारा किस डायरेक्शन में है, अगर ट्रायंगल की साइड के टर्म्स में इसको रिप्रेजेंट करें तो AB इनटू OD हो जाएगा। ऑन मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2, अब इक्वेशन ये जो हमारी इक्वेशन है फर्स्ट, इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें दोस्तों, देखिए क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू 2 इनटू हाफ AB इनटू OD। AB इनटू OD हाफ क्या है दोस्तों, एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOB, तो 2 इनटू एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOB। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि अगर किसी फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी ट्रायंगल के बेस से, ठीक है, तो जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल होगा वो 2 टाइम्स एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो होगा ना वो रिप्रेजेंट करेगा मूवमेंट को दोस्तों। यही था हमारा ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मूवमेंट। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे कि हमने रिजल्ट भी पढ़ा था, जो हमारा पहला टॉपिक था ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मूवमेंट, ठीक है। तो उसी का यूज करते हुए हम लोग एक टॉपिक ये जो पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, अक्सर करके एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसका स्टेटमेंट और इसका प्रूफ, और या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं हमारे। वेरिंगटन्स थ्योरम कहते हैं दोस्तों इसको, ठीक है। तो क्या कहती है वेरिंगटन्स थ्योरम हमारी, अकॉर्डिंग टू वेरिंगटन्स थ्योरम द मूवमेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस एक्टिंग एट दैट पॉइंट। कहने का मतलब है दोस्तों इसका कि किसी वेरिंगटन थ्योरम हमारी कहती है कि जो रिजल्टेंट फोर्स हमारा, मान लीजिए 2 कंकरेंट फोर्सेस है हमारे, इस फिगर के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊं तो P और Q, ये रहा P, ये रहा Q, ये 2 कंकरेंट फोर्सेस O पॉइंट पे एक पॉइंट पे लग रहे हैं, ठीक है। जब ये 2 कंकरेंट फोर्सेस एक पॉइंट पे लग रहे हैं दोस्तों कहीं हमारे, ठीक है, तो ये दोस्तों, ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ना, ये R, ये इनका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो इस R का जो मूवमेंट अगर हम ले लें इस X पॉइंट के अलाउंग दोस्तों, ये पॉइंट है जिसके अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं, तो R का मूवमेंट X पॉइंट के अलाउंग अगर हम ले लें तो वो दोस्तों किसके बराबर होगा, इस P का मूवमेंट X पॉइंट के अलाउंग प्लस इस Q का मूवमेंट X पॉइंट के अलाउंग। यही हमारे दोस्तों वेरिंगटन थ्योरम है। आइए देखते हैं जल्दी से इसका प्रूफ देख लेते हैं दोस्तों हम यहाँ पे। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा वेरिंगटन थ्योरम का हमने स्टेटमेंट देखा था अभी दोस्तों, तो आइए देखते हैं इसका डेरिवेशन, इसका प्रूफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या कहता है देखिए, कंसीडर करते हैं, लेट अस अज्यूम 2 फोर्सेस P एंड Q आर एक्टिंग एट पॉइंट O। किसी एक पॉइंट O पर 2 कंकरेंट फोर्सेस P और Q लग रहे हैं दोस्तों। हम जैसे कि पीछे पढ़ चुके हैं कि 2 कंकरेंट फोर्सेस अगर लग रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ और बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है दोस्तों। तो वैसे ही इसका जो R होगा दोस्तों यहाँ से जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद इसका अगर हम मूवमेंट ले लेते हैं इन दोनों फोर्सेस का, तो कहने का मतलब यही है कि इस R का मूवमेंट X पॉइंट के अलाउंग और इन P और Q का मूवमेंट X पॉइंट के अलाउंग का जो P और Q का जो अलजेब्रिक सम होगा इसके इक्वल होगा R के मूवमेंट R जो लेंगे इस X पॉइंट के अलाउंग उसके बराबर होगा। तो इसको आइए प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले P के अलाउंग अगर हम मूवमेंट निकाल लें, मूवमेंट ऑफ टेकिंग मूवमेंट ऑफ फोर्स P अबाउट पॉइंट X, ठीक है। तो MP से नोट करें, ठीक है। पीछे अभी हमने इसका पढ़ा था ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दोस्तों, उसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 इंटू, अब देखिए ये देख लेते हैं कि कौन सा ट्रायंगल दोस्तों इसमें कि हमारा कवर हो रहा है। तो OPX इस पॉइंट के अलाउंग लेना है, तो OPX ट्रायंगल OPX, तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAX, ये हो गया हमारा। अब क्या आएगी दोस्तों, ये जो ट्रायंगल है OAX और ट्रायंगल OCX, ये दोनों कैसे सेम सिमिलर ट्रायंगल है, क्यों, क्योंकि ये हाइट h जो है ये दोनों में बराबर है, कॉमन बेस है दोनों का, ठीक है। इसलिए कैसे ट्रायंगल है दोनों, और ये एंगल दोनों के बराबर होंगे दोस्तों। ये कैसे ट्रायंगल्स हैं, सिमिलर ट्रायंगल है। तो हम ट्रायंगल OAX को OAC भी लिख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं MP = 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC। दोस्तों हमारी ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब Q फोर्स जो लग रहा है दोस्तों, इसका मूवमेंट इस X पॉइंट के अलाउंग निकाल लेते हैं। तो मूवमेंट ऑफ Q अबाउट X दोस्तों क्या आ जाएगा हमारा, MQ = 2 इंटू
अब देखिए ये Q फोर्स लग रहा है, ये x पॉइंट है, तो कौन सा ट्राइंगल होगा दोस्तों? OBX। तो 2 इनटू ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल OBX, है ना दोस्तों। अब क्या करना है, इन दोनों का हमने निकाल लिया है। अब अगर हम इन दोनों फोर्सेस के मूवमेंट्स का अलजेब्रिक सम कर देते हैं दोस्तों, तो वो किसके बराबर आना चाहिए? हमारा रिजल्टेंट के मूवमेंट के इस पॉइंट के अबाउट रिजल्टेंट का जो मूवमेंट होगा उसके बराबर आना चाहिए। तो आइए दोस्तों इन दोनों का अलजेब्रिक सम ले लेते हैं। सिंस इससे पहले एक चीज ये देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमने लिखा 2 इनटू एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC प्लस 2 इनटू एरिया ऑफ ट्राइंगल OBX, दोनों इक्वेशंस को हमने जोड़ के लिख दिया। अब देखिए क्या है दोस्तों कि ये जो OAC है ना दोस्तों हमारा, ये क्या होगा? इक्वल होगा किसके? OBC के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा दोस्तों? क्योंकि ये कैसे ट्राइंगल्स हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स भी हमारे सिमिलर ट्राइंगल ही हैं, क्योंकि दोनों का देखिए ये एक कॉमन बेस है दोस्तों, ठीक है। दोनों की ये साइड जो पैरेलल साइड्स होंगी ये दोनों बराबर होंगी, इसलिए ये कैसा ट्राइंगल है दोस्तों? हमारे सिमिलर ट्राइंगल है। तो हम OAC को OBC भी लिख सकते हैं। वही चीज हमने की, एरिया ऑफ OBC प्लस एरिया ऑफ OBX। अब OBC ये हो गया, OBX ये हो गया। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो OCX निकल आएगा दोस्तों हमारा। तो वही चीज हमने लिख दी है 2 इनटू एरिया ऑफ OCX, और यही हमारा क्या हो जाएगा? अगर हम इस पॉइंट के अराउंड R का मूवमेंट लेते हैं दोस्तों, तो यही हमारा हो गया R इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस। तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे? OCX। तो यहाँ से हेंस प्रूव हो गया दोस्तों कि मूवमेंट ऑफ R अबाउट X के बराबर हो गया हमारा मूवमेंट ऑफ P अबाउट X और मूवमेंट ऑफ Q अबाउट X का जो अलजेब्रिक सम था दोस्तों। तो यही था दोस्तों हमारा प्रूफ था वैगनास थ्योरम का दोस्तों।